तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कैफलर इंडिया के बारे में। स्कैफलर इंडिया एग्जैक्टली स्टॉक है क्या, कंपनी क्या काम क्या करती है और बिजनेस और उसके बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस करने वाले हैं। स्कैफलर इंडिया इज एंगेज इन द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई प्रिसीजन रूलर एंड बॉल बेरिंग्स। तो बेसिकली जो ऑटो एंसिलरीज है उसके बिजनेस में दोस्तों ये कंपनी एंगेज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ऑटोमोटिव की जो कंपनीज है जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, और जो भी एंड प्रोडक्ट्स जो एंड कंज्यूमर को बेचते हैं, मतलब B2C जो कंपनीज है, उनको हमें नहीं लेना चाहिए और B2B कंपनीज को लेना चाहिए। तो बेसिकली B2B कौन सी कंपनीज होती है वो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है दोस्तों। तो कुछ जैसे कि ग्रीनवेल नॉर्टन हो गया, ये भी काफ़ी अच्छी एक तरीके से B2B ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनी है। ऑटो एंसिलरीज के वो भी है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया था। और स्कैफलर इंडिया भी एक ऑटोमोटिव एंसिलरी की कंपनी है। रोलर बेरिंग हो गया, बॉल बेरिंग हो गया, इंजन सिस्टम हो गया, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स मतलब जो गेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, उसको चेसिस एप्लीकेशन, जो चेसिस ट्रक का जो चेसिस होता है ऊपर वाला पार्ट पार्ट क्लच सिस्टम, रिलेटेड मशीन बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो जाती हैं। थोड़ा सा इनका अगर बिजनेस सेगमेंट अगर देखा जाए दोस्तों, तो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से इनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। कस्टमर सॉल्यूशन, कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन्स, तो जो आईसी इंजन्स होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। फुल इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, हाइब्रिड और फुल इलेक्ट्रिक ड्राइव्स भी इंजन्स यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि चेसिस सिस्टम्स, ड्राइव सिस्टम्स, ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब जो गेयर सिस्टम होती है ट्रैक्टर्स के लिए, कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल के लिए, सबके लिए यहाँ पर कंपनी बनाती है। तो ऑब्वियसली दोस्तों, जो एग्रोकेमिकल में जो एग्रो सेक्टर में जो डिमांड बढ़ रही है ट्रैक्टर्स की, उसका भी यहाँ पर कंपनी के बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। काफ़ी सारे हम देख रहे हैं कि रोड के ऊपर चल रही है अभी पैसेंजर व्हीकल्स, और कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड तो रहने ही वाली है। इंडस्ट्रियल एक बिजनेस सेगमेंट है दोस्तों इनका। दिस डिवीजन ऑफर्स अ वाइड रेंज पोर्टफोलियो ऑफ बेरिंग सॉल्यूशंस, हाई रेंज, हाई स्पीड एंड हाई प्रिसीजन बेरिंग्स। तो बेरिंग्स दोस्तों ये एक ऑटो एंसिलरी का पार्ट है, जो यहाँ पर बहुत सारे जो ऑटो कंपोनेंट्स है या फिर जो कार, पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल, यहाँ पे बेरिंग्स यूज़ होते हैं। जो पहिया है उसको जोड़ने के लिए। बेरिंग्स के काफ़ी सारे टाइप है, बॉल बेरिंग है, पिन बेरिंग है, बहुत सारे टाइप्स है। वो कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। डिजिटल सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। रोलिंग और प्लेन बेरिंग भी कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट, ये एक्जैक्टली होता क्या है? दिस सेगमेंट प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू द ग्लोबल स्पेयर पार्ट बिजनेस एंड डिलीवर रिपेयर सॉल्यूशंस। तो अगर स्पेयर पार्ट है, अगर आपका खराब हो गया तो उसको रिपेयर करने का काम भी ये कंपनी करती है। स्पेशल मशीनरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्पेशल मशीनरी जस्ट स्ट्रेटेजी डिवीजन दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2006 इन इंडिया। ये जो इनका बिजनेस है वो 2006 में यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था। अब स्पेशल मशीनरी स्केल अप इन्होंने कर दिया है 2020 में, और काफ़ी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मनीजा और बड़ौदा में यहाँ पर इन्होंने कर ली है। तीन इनके टॉप 3 सप्लायर है। सेगमेंट वाइज अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो मोबिलिटी जो कंपोनेंट्स है दोस्तों, वो 80% से रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट करते हैं और उधर से 20%। ज्योग्राफी वाइज डोमेस्टिक यहाँ पर ज़्यादा है, 89% आप देख सकते हो। 89% डोमेस्टिक मतलब इंडिया से यहाँ पर रेवेन्यू आता है। ओवरसीज मतलब बाहर से 11% है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑब्वियसली इंडिया का बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो कंपनी को है वो फायदा होने वाला है फ्यूचर में। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है दोस्तों। R&D कंपनी के पास है, 2 R&D सेंटर्स है कंपनी के पास। 2% का रेवेन्यू यहाँ पर स्पेंड करती है कंपनी R&D में। FY 2020 में कंपनी ने लॉन्च किया था कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ लुब्रिकेंट्स, तो इंजन के लिए या फिर हाइड्रोलिक ऑयल, शॉक एब्जॉर्बर, और इसके लिए जो लुब्रिकेंट्स लगते हैं वो भी यहाँ पर कंपनी ने बिल्टअप किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी के 200 प्लस लोकेशन है वर्ल्ड वाइड। 75 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है 22 कंट्रीज़ में। R&D सेंटर्स है और 85,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है। काफ़ी बेहतरीन चीज़ है दोस्तों ये। अब ये हो गया कंपनी का पार्ट। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की तरफ आ जाता है। मार्केट कैप दोस्तों 47,000 करोड़ के आसपास है। हम कह सकते हैं कि मिड कैप स्टॉक है ज़्यादा यहाँ पर। अगर मार्केट कैप का बढ़ने का बहुत ज़्यादा स्कोप है दोस्तों। जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगा, जैसे जैसे कंपनी की ऑटो एंसिलरीज की मार्केट बढ़ेगी, जैसे जैसे ये कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे मार्केट कैप भी बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ पर कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो भी बढ़ेगी। ऑब्वियस है दोस्तों। फिलहाल के लिए 52 वीक के हाई भी आसपास नहीं है, थोड़ा-सा बीच में अटका पड़ा है स्टॉक प्राइस। इसने हाई लगाया था दोस्तों 3,970 का और लो लगाया था 2,241 का। स्टॉक का पी अभी 54 के मल्टीपल के आसपास है, तो थोड़ा-सा नॉर्मल ओवर वैल्यूएशन पे है स्टॉक। डिविडेंड यील्ड आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, डिविडेंड कंपनी ज़्यादा पे आउट नहीं करती है। आरओसी और आरओई ज़बरदस्त है। हम ऐसे ही कंपनीज़ आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं जो जिसका आरओसी और आरओई काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी दोस्तों। बाकी ऐसे बहुत आपको आलतू-फालतू स्टॉक मिल जाएँगे। प्रोमोटर होल्डिंग 75% की है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं देखता ही हूँ 0.01 काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी अच्छी बात है। जितना कम डेट टू इक्विटी रेशियो उतना अच्छी बात है।
सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे दोस्तों तो 11.8% की है 5 साल की, और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे आप तो 70.3% की है, जो कि काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों भी अच्छे रही है, एवरेज से थोड़ा-सा ऊपर ही रहा है। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे दोस्तों तो इस तरीके का चार्ट रहा है, काफ़ी बेहतरीन चार्ट। मैं बोलता हूँ कि ये 2-3 जो कंपनीज़ है, ग्रीनवेल, नॉर्टन, स्कैफलर इंडिया, काफ़ी बेहतरीन कंपनीज़ मुझे लगती है, क्योंकि इनका चार्ट ऐसे नहीं है। अगर आप ऐसे चार्ट में इन्वेस्ट करते हो, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो जिनका चार्ट ऐसा-ऐसा है, टेढ़ा-मेढ़ा है, तो वहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आपको वहाँ से प्रॉफिट नहीं होने वाला। कब बहुत सारे लोगों को एंट्री लेवल्स पता नहीं होते, एग्ज़िट लेवल पता नहीं होते, तो वो इश्यू हो जाता है। बाकी पी रेशियो की बात करेंगे तो थोड़ा-सा मैंने कहा था कि ओवर वैल्यूड स्टॉक है, अभी भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा बाय करने का मौका था 2020 में जब करेक्शन आया था। ईपीएस की बिल्डिंग्स तकरीबन बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन उसके बाद ईपीएस की बिल्डिंग जैसे ही कोविड आता है वैसे नीचे आ गई, फिर से अभी ईपीएस अच्छा खासा बढ़ रहा है। आपको दोस्तों जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड ही मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, लेकिन उसके बाद भी वो भागता रहेगा, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ, किसी भी स्टॉक को ऊपर जाने के लिए प्रॉफिट ग्रोथ ही ज़िम्मेदार है। अगर प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं होगी, आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं होगी, तो आपका स्टॉक नहीं बढ़ेगा। इनके जो दोस्तों एसकेएफ इंडिया है, बहुत सारे इनके बड़े-बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, पीयर्स हैं, ये इनको टफ फाइट दे रहे हैं। बाकी क्वार्टरली हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। मार्च 2020 में इनको 137 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। मार्च 2021 में 213 करोड़ का हो गया, मतलब डबल हो गया ऑलमोस्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों मार्च 2022 में 308 करोड़ का हो गया। मार्च 2023 में अभी 315 करोड़ का है। तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर से, अगर हम पिछले ईयर के क्वार्टर से अगर हम थोड़ा-सा कंपैरिज़न करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ग्रोथ नहीं है वहाँ पे। लेकिन 2019 से 2020 से अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर के प्रॉफिट में। दिसंबर 2011 का ये रिज़ल्ट है। 254 का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, फिर 221 करोड़ होता है, फिर यहाँ पर 184 फेयर करोड़ होता है, फिर 243 करोड़ होता है 2014 में। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 2015 से लेके 2018 तक 306, 299, 683 और 740। यहाँ पे फिर से ग्रोथ आ जाती है दिसंबर 2019 में 635, 537, 973 करोड़ का प्रॉफिट चला जाता है, और वहाँ से जंप लेता है 1296 करोड़ का। तो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन नजर आएगा, क्योंकि ये एंड यूजर कौन है, एक तो एंड यूजर कस्टमर है, लेकिन ये किसको सप्लाई करते हैं, बी टू बी, ये इनका बिजनेस मॉडल है दोस्तों। तो बेसिकली टाटा मोटर्स, महिंद्रा, जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इनको ये बॉल बेरिंग्स, ये सारे जो ऑटो कंपोनेंट्स है, ऑटो एंसिलरी के कंपोनेंट्स है, वो सप्लाई करती है। तो जैसे अगर ऑटो सेक्टर में डिमांड अगर कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर आता है, तो इसके लिए इनके प्रॉफिट थोड़े से फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इन्होंने 20% के मार्जिन है, अभी भी 19% के मार्जिन इन्होंने रखे हैं, तो मार्जिन में थोड़ा ज़्यादा डीप नहीं आया है। कंपाउंडेड अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 12 सालों में 27% के सीएजीआर से रिटर्न दिया, तो डिसेंट रिटर्न यहाँ पर मिले हैं 10 सालों में। यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो प्रोमोटर के होल्डिंग की, तो प्रोमोटर की होल्डिंग दोस्तों जून 2020 में भी 74% थी, अब भी जो मार्च 2023 में भी 74% है, तो प्रोमोटर बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके रखा प्रोमोटर ने। प्रोमोटर को बिलीव है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली है। एक भी परसेंट का स्टेक यहाँ पर प्रोमोटर ने नहीं बेचा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर आप देखेंगे दोस्तों 3% का यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इनका पार्टिसिपेशन था स्टॉक में, वो जाके 4% हुआ है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर 15.9% था, ऑलमोस्ट 16%, वो स्ट्रिंजेंट रहा है ज़्यादा इनका, और पब्लिक का भी यहाँ पर ज़्यादा रोल आउट नहीं हुआ है, मतलब पब्लिक का भी एक तरीके से सेम ही रहा है पैटर्न। तो ये है दोस्तों स्टॉक का एनालिसिस स्कैफलर इंडिया। मुझे पर्सनली कंपनी ठीक लगी, इतनी ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट इनके फ्लक्चुएशन में आ सकते हैं, ऊपर नीचे प्रॉफिट हो सकते हैं। कंटिन्यूस प्रॉफिट की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस इस तरीके से आपको ग्राफ ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, बीच बीच में फ्लक्चुएशंस आपको दिखेंगे, तो ऐसा ग्राफ आपको दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली ये B2B का मॉडल है, और बिजनेस टू बिजनेस अगर हम कहते हैं तो ऑब्वियस है, थोड़ा सा अगर डिमांड कम हो जाती है तो इनके भी यहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, सेल्स कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम आएगा, सिंपल चीज़ है दोस्तों। जितना आप इन्वेस्टिंग को सिंपल रखेंगे उतना आपको काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। और इस स्टॉक को अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो 5 सालों के लिए, अगले 5 सालों के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आपका इन्वेस्टिंग होराइजन कम है तो आप 3 सालों के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हो। बाकी 1-2 सालों के लिए होल्ड करने जैसा ये स्टॉक नहीं है। फिलहाल करें अगर आप प्राइस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो चुकी है। अगर आप बोलोगे यहाँ पे 3000 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आगे जाके ये 7000 के आसपास भी स्टॉक ट्रेड कर सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।